गर्मी के दिन शुरू हो जाते हैं और ऐसे में रीना की सास कम्मो से कहती है, हाय हाय, अरे बहू, इस गर्मी में तो मेरे बुरे हाल होते जा रहे हैं। अरे इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ गई है कि सारे कूलर, पंखे और एसी में भी वो ठंडक नहीं मिल रही। हाँ माँ जी, मुझे भी रसोई में खाना बनाने में बहुत तकलीफ हो रही है। और तो और, खाना तो गले के नीचे भी नहीं उतर रहा। सच कहा बहू तूने। अरे मुझे तो ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है। ऐसी बात है क्या? ठीक है माँ जी, तो मैं आपके लिए आइसक्रीम लेकर आती हूँ। बताइए मुझे, आपके लिए कौन सी फ्लेवर की आइसक्रीम लाऊं? अरे नहीं नहीं बहू, मैं बाहर की आइसक्रीम नहीं खाती। अरे आइसक्रीम ही क्या, मैं तो बाहर के कोई भी पदार्थ नहीं खाती। बाहर का खाना मिलावटी होता है। और तेरे आने से पहले हमारे घर में एक नौकरानी थी। वो ही मुझे घर पर सब कुछ बनाकर खिलाती थी। बर्गर, पिज्जा और आइसक्रीम सब कुछ बनाती थी वो। ऐसी बात है क्या? पर माँ जी, मुझे तो बेसिक सा ही खाना बनाना आता है। ये बाकी के पदार्थ बिल्कुल भी नहीं आते। और आइसक्रीम तो कतई नहीं। कोई बात नहीं बहू, तो आइसक्रीम बनाना सीख लेना फिर। आजकल इंटरनेट पर सब कुछ मौजूद है। अगर तू यूट्यूब के 4 से 5 वीडियो भी उठाकर देखेगी ना, तो तू भी सीख जाएगी। अरे हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। तो तय रहा माँ जी, अब मैं इंटरनेट से ही देखकर आइसक्रीम बनाना सीखूंगी। और फ्री टाइम मिलने पर रीना यूट्यूब पर वीडियोस देखकर आइसक्रीम बनाना सीख जाती है। और अगले 4 से 5 दिनों में ही वो अलग अलग फ्लेवर्स के आइसक्रीम भी बनाती है। चलिए बताइए माँ जी, आपको कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम पसंद है? आज मैं आपके लिए वही आइसक्रीम बनाऊंगी। मुझे तो सबसे ज्यादा वैनिला फ्लेवर वाली आइसक्रीम पसंद है। उसकी तो बात ही कुछ और है। ठीक है माँ जी, तो अब मैं आपके लिए वैनिला आइसक्रीम बनाती हूँ। फिर रीना बड़े ही प्यार से सबके लिए वैनिला आइसक्रीम बनाती है। और रात में जब खाना खाने के बाद सब उसके हाथ की बनी आइसक्रीम चखते हैं, तभी वो सबको बहुत पसंद आती है। शाबाश बहू, सिर्फ 4 से 5 दिन में सीखने के बाद भी तूने कितनी अच्छी आइसक्रीम बनाई है। हाँ रीना बहू, बहुत ही टेस्टी है आइसक्रीम। सच में रीना, अरे इसे खाकर तो मजा ही आ गया। अरे तुम्हारे हाथों से बनी हुई ये आइसक्रीम तो बाहर की आइसक्रीम से भी ज्यादा टेस्टी बनी है। थैंक यू सो मच। आप सबको मेरी आइसक्रीम पसंद आई, ये देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। फिर अगले दिन नील और चंपक बाजार में आम और बाकी के फल खरीदने जाते हैं और रीना से कहते हैं, अरे रीना, इन आम का अमरस तो बनाना ही है, लेकिन थोड़े बहुत आम आइसक्रीम के लिए भी बचा कर रखना। मैं उसे चखना चाहता हूँ। मैंगो आइसक्रीम खाने की मुझे बहुत क्रेविंग हो रही है यार। ठीक है नील, मैं बना दूंगी। और हाँ बहू, ये स्ट्रॉबेरी भी लाई है मैंने। मुझे आम से ज्यादा स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है। तो तुम हो सके तो स्ट्रॉबेरी की भी आइसक्रीम बना देना। बना लोगी ना? क्यों नहीं पापा जी, जरूर बनाऊंगी। ठीक है बहू, शुक्रिया। फिर रीना आम और स्ट्रॉबेरी की आइसक्रीम बनाती है और वो भी घर वालों को बहुत अच्छी लगती है। ऐसे ही एक दिन जब रीना की सहेली अमृता घर आती है, तभी रीना उसे अपनी आइसक्रीम चखाती है और उसे चखकर अमृता को भी वो आइसक्रीम बहुत पसंद आती है। वाह यार रीना, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये दोनों आइसक्रीम तूने बनाई है। तू तो एकदम प्रोफेशनल आइसक्रीम बनाने वाली बन गई। थैंक्स अमृता, ये सब मैंने केवल 5 दिनों में ही सीखा है। क्या बात कर रही है तू? अमेजिंग यार। मैं तो कहती हूँ कि तुझे तो अपनी आइसक्रीम बनाने के वीडियोस इंस्टाग्राम पर पोस्ट करनी चाहिए। रील्स के जरिए तेरे वीडियो तो काफी फेमस हो सकते हैं। वैसे भी गर्मी का मौसम चल रहा है और ऐसे में आइसक्रीम के वीडियोस तो सभी लोग बड़ी खुशी से देखते हैं। अरे हाँ अमृता, ये ख्याल तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। अब मैं इंस्टाग्राम पर एक पेज बनाऊंगी जहां पर मैं अपने आइसक्रीम की वीडियोस पोस्ट करूंगी
अब तक तो मैं लगभग हर प्रकार की आइसक्रीम बनाना जान चुकी हूँ। हाँ रीना, बेस्ट ऑफ लक। अमृता की बात सुनकर अब रीना अपना इंस्टाग्राम पर पेज खोलती है, जहाँ पर वो आइसक्रीम के वीडियोस पोस्ट करने लगती है और चंद ही दिनों में उसके वीडियोस काफी मशहूर हो जाते हैं और लोग उसके वीडियोस पर ढेरों लाइक्स और कमेंट करने लगते हैं। ये सब देखकर रीना और उसके ससुराल वाले बहुत खुश हो जाते हैं। अरे रीना बहू, वो पड़ोस का हंसमुख मिला था और वो मुझे बता रहा था कि तुम्हारी बहू तो काफी फेमस हो चुकी है और उसके आइसक्रीम के वीडियो तो काफी वायरल भी हो चुके हैं। बधाई हो बहू। धन्यवाद पापा जी। और हाँ रीना, आज तो ऑफिस में सब मुझे सेलिब्रिटी का पति कहकर पुकार रहे थे। अरे तुम्हारे आइसक्रीम के वीडियो तो रातों रात मिलियन में जा रहे हैं और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कॉन्ग्रेचुलेशंस यार। और ये सब देखकर तो मुझे मेरी बहू पर बहुत गर्व हो रहा है। अब तो मैं मेरी सारी सहेलियों से अपनी बहू की तारीफ करूंगी और उन्हें खूब जलाऊंगी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब आप लोगों के साथ के कारण ही मुमकिन हुआ है, वरना मैं अकेली ये सब कहाँ कर पाती। अब ऐसे ही रीना का हर अगला वीडियो हिट होता जाता है। करीब करीब सारे फ्लेवर्स की आइसक्रीम तो मैंने बना दी है। अब मुझे कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। ऐसी कोई आइसक्रीम बनानी चाहिए जो किसी ने ना खाई हो। लेकिन क्या क्या बना सकती हूँ मैं? रीना अब गहरी सोच में पड़ जाती है। तभी रील्स को स्क्रॉल करते करते उसे पानी पूरी और चाट की वीडियो दिखाई पड़ती है और तभी उसे एक आइडिया आता है। अरे हाँ, क्यों ना मैं पानी पूरी और चाट वाली आइसक्रीम बनाऊं। पानी पूरी तो सबकी फेवरेट होती है। हाँ, यही सही रहेगा। अब मैं जल्दी से सारी तैयारी कर देती हूँ। फिर रीना काफी अनोखे अंदाज में पानी पूरी और चाट वाली आइसक्रीम बनाती है और उसका वीडियो भी रातों रात काफी वायरल हो जाता है और घर वालों को भी ये वाली आइसक्रीम बहुत पसंद आती है। क्या बात है बहू, क्या अनोखी और अतरंगी आइसक्रीम बनाई है तूने। भाई वाह, मजा ही आ गया आज तो। सच में बहू, आज तो तूने कमाल ही कर दिया। सीरियसली रीना, अरे मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि पानी पूरी की भी कभी आइसक्रीम बन सकती है। वाकई में क्या दिमाग लगाया है तुमने। हैट्स ऑफ टू यू। चलो अच्छा है कि आप सबको मेरा ये एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा। इंटरनेट पे भी मुझे लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अरे मिलेगा भी क्यों नहीं। ये पानी पूरी की आइसक्रीम तो वाकई में बहुत अच्छी बनी है। उसका यह पहला एक्सपेरिमेंट सफल होने के बाद अब रीना और भी नए नए एक्सपेरिमेंट करने लगती है और अब तो वो टमाटर की आइसक्रीम बनाती है। लेकिन उसके घर वालों को टमाटर की आइसक्रीम बिल्कुल पसंद नहीं आती। बताइए ना माँ जी, कैसी बनी है आइसक्रीम? अच्छी है ना? नहीं बहू, ये वाली आइसक्रीम इतनी भी अच्छी नहीं बनी है। बुरा मत मानना, लेकिन मुझे ये इतनी कुछ खास पसंद नहीं आई। ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं। ये सुनकर रीना को थोड़ा बुरा लगता है। क्या सच में मेरी टमाटर की आइसक्रीम अच्छी नहीं बनी है? लेकिन इसके व्यूज तो काफी अच्छे आए हैं। तभी वहां पर पड़ोसन आती है। अरे रीना, मैं तुम्हारे आइसक्रीम वाले इंस्टा पेज को रोज फॉलो करती हूँ। मुझे तो तुम्हारी सारी आइसक्रीम पसंद आती है और अब तो मैं उन्हें घर पर भी बनाकर देखूंगी। थैंक्स निमृत। पड़ोसन निमृत की बात सुनकर रीना को अब थोड़ा अच्छा लगता है। ये माझी बिना कुछ भी बोलती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि माँ जी को मुझसे जलन होने लगी है। मेरी इतनी तरक्की होते हुए देखकर शायद उन्हें सहा नहीं जा रहा, इसलिए आज उन्होंने मेरी आइसक्रीम की तारीफ ही नहीं की और उसे बुरा बता दिया। खैर, उनकी बुराई से मैं हार नहीं मानने वाली। मैं अब और भी नई नई और अतरंगी आइसक्रीम बनाऊंगी और खूब आगे जाऊंगी। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं रीना रोजाना नए नए एक्सपेरिमेंट करती रहती है। फिर कुछ दिनों बाद उसके दिमाग में एक ख्याल आता है
कि उसे एक आइसक्रीम का स्टॉल खोलना चाहिए। और फिर ये बात वो अपने ससुराल वालों को बताती है। आइसक्रीम स्टॉल? हाँ माँ जी, मैंने सोच लिया है कि मैं अपने मोहल्ले में एक आइसक्रीम का स्टॉल लगाऊंगी, जहाँ पर मैं भिन्न भिन्न प्रकार की आइसक्रीम बनाऊंगी। तो वही लोग मेरी स्टॉल की आइसक्रीम खाने जरूर आएंगे। सुझाव तो बहुत ही बढ़िया है बहू। हाँ रीना, ये आइडिया तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो लगा दो स्टॉल, हमें कोई एतराज नहीं। हाँ बहू, मुझे भी कोई एतराज नहीं है, क्योंकि तू घर के सारे काम अच्छे से करती है और उसके बाद ही आइसक्रीम बनाती है, तो मुझे तो किसी बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ माँ जी, मैं घर के सारे काम होने के बाद ही स्टॉल लगाऊंगी। आपको शिकायत का एक मौका भी नहीं दूंगी। फिर रीना अपने मोहल्ले में ही आइसक्रीम का स्टॉल लगाती है, जहाँ पर वो यूनिक फ्लेवर वाले आइसक्रीम बेचती है। उसके स्टॉल पर लेज और कुरकुरे के साथ साथ पाव भाजी की आइसक्रीम भी बेचती है। और ये सारी आइसक्रीम देखकर ग्राहक बहुत चकित रह जाते हैं। अरे बाप रे, पाव भाजी की आइसक्रीम? ये कैसी आइसक्रीम है भाई? इसकी भी आइसक्रीम बनती है क्या? वही तो। अरे ये तो लेज और कुरकुरे के भी आइसक्रीम बेचती है। इतनी अजीब आइसक्रीम असल में टेस्ट कैसे करती होगी? इसके वीडियोस देखकर तो बड़ा मजा आता है, लेकिन इन अजीबोगरीब वाले आइसक्रीम फ्लेवर देखकर मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसे खाऊं या ना खाऊं। अरे भाई साहब, आप तो ऐसा सोच रहे हो जैसे कि आप सुनार की दुकान में जेवर खरीद रहे हो। अरे मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ कि एक बार अगर आप ये नए प्रकार की आइसक्रीम खाएंगे ना, तो आप भी इसके फैन हो जाएंगे। एक बार खाकर तो देखिए। चलो ठीक है, अब जब आप इतना दावे के साथ कह रही हो तो ये आइसक्रीम तो अच्छी ही रहेगी। फिर वो दोनों ग्राहक उस आइसक्रीम को खाते हैं, जिसके बाद उन्हें वो आइसक्रीम की टेस्ट बहुत खराब लगती है। एव, ये मैंने क्या खा लिया? अरे इससे बेहतर तो मैं कड़वे करेले खा लेता। कितनी घटिया आइसक्रीम है ये। छी, और नहीं तो क्या, मेरे तो मुंह का पूरा टेस्ट ही खराब हो गया। रीना के स्टॉल पर जो भी ग्राहक आता है, उन सबको उसकी ये अनोखी आइसक्रीम बिल्कुल पसंद नहीं आती। और तो और कई लोगों के पेट भी खराब होते हैं, जिस कारण अब 4 दिनों में ही उसका स्टॉल ठप पड़ जाता है। और वहां पर तो एक मक्खी भी नहीं मंडराती। ये देखकर रीना काफी दुखी हो जाती है। तभी उसके घर वाले उसे समझाते हैं। देखा बहू, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि टमाटर वाली आइसक्रीम अच्छी नहीं बनी है, लेकिन फिर भी तूने मेरी कोई बात नहीं मानी और तूने तेरे एक्सपेरिमेंट जारी रखे। अरे पहला एक्सपेरिमेंट अच्छा बन गया, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तेरे सारे एक्सपेरिमेंट अच्छे ही बने। जो चीज जैसी बननी चाहिए उसे वैसे ही बनाना चाहिए। हाँ रीना, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। आइसक्रीम बनाने के लिए तुमने अपना कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा दिया। सिंपल और यूनिक वे में भी आइसक्रीम अच्छी बन सकती है, और इंटरनेट पर तुम्हारी आइसक्रीम कोई भी टेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन असली लाइफ में तुम्हारी ये बेस्वाद आइसक्रीम किसी को भी पसंद नहीं आई। हाँ बहू, इसीलिए हमेशा जरूरत के हिसाब से ही सोचना चाहिए। ज्यादा दिमाग लगाना भी सही नहीं होता। और तू नॉर्मल फ्लेवर वाली आइसक्रीम कितनी अच्छी बनाती है, वो बनाना। ये सब क्या बनाती रहती है, और आखिर क्या जरूरत है इसकी? हाँ माँ जी, शायद आप सही कह रही हो। मैं ही ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई और नए नए एक्सपेरिमेंट करती रही। लेकिन अब और नहीं, अब से मैं सिंपल और टेस्टी आइसक्रीम ही बनाऊंगी, जो देखने में भी अच्छी हो और टेस्ट में भी, क्योंकि मुझे अब अच्छा सबक मिल चुका है और ये गलती मैं वापस बिल्कुल नहीं दोहराऊंगी। और उस दिन के बाद से रीना कभी भी अतरंगी आइसक्रीम नहीं बनाती और सिंपल आइसक्रीम ही बनाकर वो खूब तरक्की करती है। वृंदा अपनी बड़ी बहू प्रीति, बड़े बेटे धीरज
और छोटे बेटे कार्तिक के साथ रहती है। कार्तिक की शादी की उम्र हो चली थी और ऐसे में वृंदा उसकी शादी आरोही नाम की एक लड़की से तय करती है, जो कि बहुत काली होती है। वृंदा आंटी, मैं दिखने में कितनी बदसूरत हूँ और उसके बावजूद भी आप मुझे अपनी बहू बनाना चाहती हो? हाँ बेटी, हमने ना कभी काले गोरे में फर्क किया है और ना ही कभी करेंगे, क्योंकि हमारे नजरिए से सुंदरता बाहर से नहीं होती। अरे वो तो अंदर से होनी चाहिए। और तुम कितनी नेक दिल हो, तुम्हारा परिवार भी इतना अच्छा है, और क्या चाहिए मुझे अपनी बहू में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। इस तरह से वृंदा आरोही और कार्तिक की शादी करा देती है। फिर शादी के बाद, ये लो आरोही, आज शाम को मुंह दिखाई है और इसके लिए तुम ये वाली साड़ी पहनो, ये तुम पर बहुत जचेगी। क्या मुंह दिखाई? नहीं नहीं, मैं नहीं करने वाली ये रस्म। अरे बेटी, तुम्हें तो ये रस्म निभानी ही होगी। अगर हमने मुंह दिखाई की रस्म नहीं की तो मोहल्ले वाले हमें ताने कसेंगे। माँ जी, प्रीति भाभी, आप दोनों नहीं जानते कि बाहर के लोग कैसे होते हैं। सब मेरे कालेपन का मजाक उड़ाएंगे और मुझे बुरा भला बोलेंगे। मुझे अपना मुंह किसी को भी नहीं दिखाना, प्लीज माँ जी। अरे लेकिन बहू, देखो आरोही, ये दुनिया वालों से छुप कर आखिर क्या मिलने वाला है तुम्हें? और क्या पता, अगर किसी ने तुम्हें कुछ कहा ही नहीं तो हर कोई एक जैसा थोड़ी ना हो सकता है। हाँ बेटी, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। हमारे होते हुए तुम्हें कुछ बोल ही नहीं पाएगा। प्रीति और वृंदा की जिद के आगे आरोही कुछ भी बोल नहीं पाती और शाम होने पर उसे मुंह दिखाई की रस्म करनी ही पड़ती है। मोहल्ले की औरतें भी उनके घर पर इकट्ठा हो जाती है, लेकिन जब वो आरोही का काला मुंह देखती है, हाय हाय, ये क्या वृंदा बहन, बड़ी बहू तो एकदम रसमलाई जैसी है, लेकिन छोटी बहू, अरे ये तो एकदम काला जामुन है, काला जामुन। सच में वृंदा, छोटी बहू तो कोयले से भी ज्यादा काली है, लेकिन इनका परिवार तो इतना अच्छा है। कार्तिक भी कितना स्मार्ट दिखता है और उसके बावजूद भी इन लोगों ने काली बहू लाई है। जरूर कार्तिक या परिवार में ही कोई दोष होगा या फिर कोई और बात है। हाँ छबीली, तुमने सही कहा, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, वरना इतनी बदसूरत बहू तो कोई भी नहीं लाता। अरे वृंदा, कौन से कचरे से उठाकर लाई हो इस काली कलूटी को? उन औरतों की कड़वी बातें सुनकर आरोही को बहुत दुख होता है। बस कीजिए आप सब। अरे चुड़ैलो, तुम सबकी तो ऐसी की तैसी। मुझे लगा कि सब समझदार हो, लेकिन नहीं, तुम लोगों ने भी अपनी औकात दिखा ही दी। चलो अभी के अभी मेरे घर से दफा हो जाओ, वरना झाड़ू से मार मार कर एक एक को बाहर निकालूंगी मैं। नालायक कहीं की। गुस्सेल वृंदा से डरकर सारी औरतें वहां से 9-2-11 हो जाती है। देखा ना आप दोनों ने, मैंने पहले ही कहा था आपको, इसीलिए मैं मना कर रही थी, लेकिन आप दोनों ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। माफ कर दो आरोही। हाँ बेटी, हमें सच में ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन मोहल्ले की सारी बुढ़िया बेवकूफ निकली। लेकिन तुम चिंता मत करो, उन लोगों के बोलने से कुछ नहीं होने वाला, हम हैं ना तुम्हारे पास। और आरोही, कोई तुम्हें कुछ भी बोले, हमें खुद पर कोई फर्क नहीं पड़ने देना चाहिए। और तुम जैसी भी हो, बहुत ही खूबसूरत हो और मन की एकदम साफ हो, मेरा यकीन मानो आरोही। आप तो रहने ही दो भाभी, आपको मेरे दर्द के बारे में कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप गोरी हो और मैं काली हूँ। आपको भगवान ने बहुत सुंदर बनाया है,
इसलिए आपको मेरे दर्द का 1% भी अंदाजा नहीं हो सकता। इतना कहकर आरोही वहां से अपने कमरे में रोती हुई चली जाती है। आरोही के हाथ का बना खाना हर किसी को बहुत पसंद आता है और वो एक शेफ बनने की ख्वाहिश रखती है। सुंदर होने के लिए वो आए दिन महंगे महंगे क्रीम्स और फेस पैक लगाती रहती है। अरे आरोही, ये सब तुम क्या कर रही हो? तुम्हें ये सब लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मन की अच्छी हो। तुम्हें बाहर से अच्छा दिखने की कोई जरूरत नहीं है। अरे भाभी, आप नहीं समझ पाओगी, क्योंकि आप दूध जैसी सफेद हो, लेकिन एक मैं हूं जो काले अंधेरे जैसी काली हूं। बचपन से लेकर आज तक हर किसी ने मेरा मजाक उड़ाया है, मेरा कितना तिरस्कार किया है। ये दुनिया बहुत जालिम है भाभी, इसलिए आप मुझे अपने हाल पर छोड़ दीजिए और मुझे अपने काले रंग को हटाने दीजिए। देखो आरोही, तुम्हें खुद से प्यार करना होगा और खुद को इस रंग में स्वीकारना होगा। और ये सब करने की जगह तुम अच्छे काम करो ना, क्योंकि इंसान की खूबसूरती उसके कर्मों से झलकती है, ना कि उसके तन के रंग से। आरोही प्रीति की बात पर गौर ही नहीं फरमाती। फिर एक दिन आरोही अपने घर के गार्डन एरिया में सूखे हुए कपड़ों को बकेट में भर रही होती है। तभी अचानक से वहां पर मौसी जी दामिनी आती है। दामिनी को लगता है कि आरोही एक चोरनी है, इसीलिए वो उसके पास पड़ी लकड़ी उठाकर आरोही को मारने लगती है। चोरनी कही के करेगी चोरी? बोल, करेगी चोरी? लेकिन मैं कोई चोरनी नहीं हूँ, आप मुझे मार क्यों रही है? अरे दीदी, रुक जाइए, ये कोई चोरनी नहीं है, बल्कि ये तो मेरी छोटी बहू आ रही है, कार्तिक की लुगाई। हाँ मौसी जी। क्या? हाँ मौसी जी, मेरी हड्डी पसली एक कर दी आपने तो। अरे चुटकी, तुझे हमारे कार्तिक के लिए और कोई लड़की नहीं मिली क्या? दुनिया की सारी सुंदर और गोरी लड़कियां कहीं मर गई थी क्या, जो तूने इस कल्लो के साथ अपने कार्तिक की शादी करा दी? अरे दीदी, काली है तो क्या हुआ, मेरी छोटी बहू बहुत ही गुणवान और सुशील है। आप इससे पहले नहीं मिले हो ना, देखना ये आपका दिल जल्द ही जीत लेगी। और इसे काली मत बोलिए, असल में तो ये बहुत ही अच्छी है। दिख रहा है कितनी अच्छी है। अरे इससे अच्छी तो मेरी मोहल्ले की कचरे वाली दिखती है, काला टीका कहीं की। इतना कहकर दामिनी अंदर चली जाती है। आरोही, मौसी जी की बातों का बुरा मत मानना, उन्होंने तुम्हें पहली बार देखा है ना, और वो थोड़े पुराने और अजीब ख्यालों वाली है, इसीलिए उन्होंने ऐसा बोला, वरना तुम्हें तो पता ही है कि तुम तो एक हीरा हो, हीरा। बस कीजिए भाभी, असलियत तो आप भी जानती हो और मैं भी जानती हूँ कि मैं कितनी गंदी दिखती हूँ। तो फिर आप और माँ जी क्यों हर बार मेरा दिल रखने के लिए मुझे झूठा दिलासा देती रहती हो? मेरी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। आरोही भी गुस्सा होकर घर के अंदर चली जाती है। फिर शाम में जब वो खाना बनाती है, तभी दामिनी उसकी प्रशंसा करती है। वाह वाह, खाना तो बहुत ही बढ़िया बनाया है तुमने तो। वैसे रंग रूप से तो तुम बहुत ही बदसूरत हो, पर तुम्हारा काम तो वाकई में अच्छा है। देखा, मैंने कहा था आपसे दीदी कि आरोही बहुत गुणवान है और इसका यही सपना है कि वो एक दिन बड़ी शेफ बने और खुद का रेस्टोरेंट खोले। ये तो बहुत गुणवान है, लेकिन गुणों के साथ साथ सुंदर दिखना भी जरूरी है। तू तो पहले से ही पागल है चुटकी, तेरी पसंद तो मुझे कभी भी भाती नहीं है। प्रीति बहू को धीरज के लिए मैंने ही चुना था। अरे मुझसे कह देती, मैं कार्तिक के लिए एक से एक बढ़कर लड़की लाती। ये क्या सड़ी हुई बहू लेकर आई है तू? देखिए दीदी,
आप आरोही को बार बार उसके काले रंग के लिए बुरे बुरे ताने मत दीजिए। और अगर आपकी आंखें उसका कालापन बर्दाश्त नहीं कर पा रही तो आप यहाँ से चली जाइए। मेरी बहू का अगर कोई तिरस्कार करे ये मैं सहन नहीं कर सकती। हाँ हाँ, तुझे तो बस कुछ बोलने की देरी है, तुरंत मिर्ची लग जाती है। फिर दामिनी उसी शाम वहां से चली जाती है। फिर एक दिन जब कार्तिक ऑफिस से घर पर आता है तभी कमरे में हर तरफ बस कॉस्मेटिक ही पड़े होते हैं और एक क्रीम की बोतल पर उसका पैर पड़ जाता है और कार्तिक धड़ाम करके नीचे गिर जाता है। हे भगवान, मर गया रे। क्या यार आरोही, तुमने अपने चेहरे पर ये सब क्या लगा के रखा है? कोई गोबर नहीं लगाया है मैंने जो तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। फेस पैक लगाया है मैंने, दिख नहीं रहा क्या तुम्हें? लेकिन आरोही, इतना तामझाम क्यों करती हो तुम? हर रोज बस कुछ ना कुछ लगाती ही रहती हो तुम अपने चेहरे पर। कहीं कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए तुम्हें। और तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? तुम जैसी भी हो मुझे बहुत पसंद हो। नहीं कार्तिक, जरूरत है मुझे लगा था कि शादी होने के बाद मुझे लोगों के ताने सुनने नहीं मिलेंगे, लेकिन नहीं, शादी के बाद भी मुझे सब बुरा बुरा ही बोलते हैं। जब मैं स्कूल में थी और उसके बाद कॉलेज में हर कोई मेरा मजाक उड़ाता था, लेकिन मेरी एक सहेली ने मुझे कहा है कि इस फेस पैक से मेरा काला रंग गोरा हो जाएगा, इसीलिए चाहे जो हो जाए मैं अपने काले रंग को गोरा बनाकर ही रहूंगी। आरोही की बातें सुनकर कार्तिक अपना सर पकड़ लेता है। फिर एक दिन आरोही, प्रीति और वृंदा तीनों एक फंक्शन में जाने वाली होती है। तभी आरोही महंगा मेकअप लगाकर अपने काले रंग को एकदम गोरा बना देती है और उसे देखकर प्रीति और वृंदा बहुत हैरान रह जाती है। अरे आरोही, तुमने इतना ज्यादा मेकअप क्यों लगाया है? हाँ बहू, जो तुम्हारा असली रंग है उसी में तुम आ जाती ना। ये सब करने की क्या जरूरत है तुम्हें? नहीं माँ जी, मुझे फिर से लोगों के ताने नहीं सुनने हैं, इसीलिए मैंने ये फुल गोरा मेकओवर किया है। लेकिन उस फंक्शन में वेटर की ट्रे से आरोही के मुंह पर जूस गिर जाता है और उसके चेहरे का सारा मेकअप निकल जाता है। तभी उसका काला रंग देखकर फंक्शन में आए लोग हैरानी से हंसने लगते हैं। अरे ये क्या, देखो भाई, मेकअप इतना गोरा, लेकिन असल में तो एकदम ये ब्लैक टी की जैसी काली है। और नहीं तो क्या, अरे कौवा जितना चाहे चूना लगा ले, लेकिन वो कभी हंस नहीं बन सकता। ये क्या किया है इसने अपने चेहरे पर? फंक्शन में आए बहुत से लोग आरोही का मजाक उड़ाते हैं और वो घर जाकर खूब रोती है। तभी उसके पास प्रीति और वृंदा आती है और उसके आंसू पोंछते हुए कहती है, बस आरोही बस, आज तो तुम्हें समझ आ गया ना बेटा कि चाहे तुम बाहर से कितनी भी सुंदर दिख लो, लेकिन वो सुंदरता बस कुछ ही पल की होती है। वक्त के साथ साथ एक ना एक दिन किसी को बूढ़ा ही होना है और वक्त के साथ सबकी बाहरी सुंदरता वैसी की वैसी नहीं रहती बेटा। हाँ रोही, एक व्यक्ति अपने विचारों से, स्वभाव से, काबिलियत से सुंदर बनता है, क्योंकि बाहरी सुंदरता तो वक्त के साथ साथ एक ना एक दिन ढलती ही जाती है। और तुम तो मेरी कितनी प्यारी बहू हो, तुम्हारे बारे में कितना भी कहूँ कम है बेटा। हाँ रोही, तुम में कितना टैलेंट है, साक्षात माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है तुम पर। और तुम हो जो अपने सपने को पूरा करने की कोशिश ही नहीं कर, बल्कि बाहर से सुंदर बनने की कोशिश कर रही हो। देखो बहू, तुम चाहे कैसी भी दिखो, लेकिन तुम्हें दुनिया वालों की बातों को दिल पे नहीं लेना चाहिए। तुम्हें अपनी कीमत खुद पता होनी चाहिए। तुम सच में एक बहुत ही सुंदर लड़की हो।
क्योंकि तुम्हारा अंतर्मन सुंदर है। थैंक यू माँ जी, थैंक यू भाभी। आप दोनों की ये सकारात्मक बातें सुनकर अब मेरा नजरिया बदल चुका है। मैं सच में पागल थी और बेवकूफ भी, जो दुनिया वालों के लिए सुंदर बनने की कोशिश में थी। मेरी दुनिया तो आप लोग हो, और आप लोगों को तो मैं कितनी सुंदर लगती हूँ, वही मेरे लिए बहुत है। और अब से मैं अपने सपने को पूरा करने पर काम करूंगी, और मैं जैसी हूँ वैसी ही खुद को खुशी से और गर्व से स्वीकारूंगी। ये हुई ना बात। रुक्मिणी की बहू कीर्ति दिन रात घर पर बैठकर बिग बॉस ही देखती रहती है। कीर्ति बहू, जाकर मेरे लिए गर्मा गर्म अदरक की चाय बना और साथ में पराठे भी बना दे। ओफो माँ जी, प्लीज रुक जाइए थोड़ी देर। अभी मैं बिग बॉस का लाइव टेलीकास्ट देख रही हूँ। तहलका और अभिषेक के बीच बहुत बड़ी फाइट हुई है, और उसकी अपडेट तो सबसे पहले मैं ही देखूंगी। अरे नालायक औरत, दिन भर बस बिग बॉस में ही घुसी पड़ी रहती है। तुझे लाज शर्म है या नहीं? तू अपने ससुराल में है, मायके में नहीं। बस बहुत हुआ। और माँ जी, आप खुद को समझती क्या हो? आज के बाद मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी। आप जितनी बुरी और पापी सास इस दुनिया में हो ही नहीं सकती। अरे क्या मैं घूम घूम कर गुलछर्रे उड़ा रही हूँ? बिग बॉस ही तो देख रही हूँ ना। अरे बाप रे, देख खुद को। ये बिग बॉस देख देख कर तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अपनी सास से ऊंची आवाज में बात करने लगी है तू। हाँ तो करूंगी मैं ऊंची आवाज में बात। काश मेरे पास भी बिग बॉस के घर वालों जैसा नॉमिनेशन करने का ऑप्शन होता, तो मैं आपको ही नॉमिनेट कर देती और इस घर से बाहर निकाल देती। तभी वहां पर कीर्ति का पति गौतम आ जाता है। कीर्ति, बस करो, कितना लड़ोगी? और हाँ तो अपनी माँ को समझा कर रखो ना। इन्हें तो हमेशा ही मेरे बिग बॉस देखने से प्रॉब्लम होती है। जा रही हूँ मैं बाहर। आज तो मैं कोई काम नहीं करूंगी और सीधे रात को ही घर पर आऊंगी। इतना कहकर कीर्ति वहां से चली जाती है। गौतम बेटा, जब से ये बिग बॉस का नया सीजन शुरू हुआ है, तब से कीर्ति का स्वभाव पूरी तरह बदल चुका है। उस शो में तो हर मिनट लड़ाई झगड़े ही होते रहते हैं, और वही सब देखकर ये भी बात बात पर मेरे साथ तू मैं करती रहती है। माँ, कीर्ति की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे समझा दूंगा। गौतम कीर्ति को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी भी बात नहीं मानती, और वो बेडरूम के टीवी में ही बिग बॉस देखने में मगन हो जाती है। फिर एक दिन, कीर्ति, ये बिग बॉस देखना बंद कर दो। तुम्हें मैं कब से कह रहा हूँ कि मेरा टिफिन पैक कर दो। मेरा रुमाल और मेरी नीली फाइल भी नहीं मिल रही। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, लेकिन तुम हो कि बस बिग बॉस देखने में ही व्यस्त हो। चुप रहो गौतम, मुझ पर इतना चिल्लाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, नौकर नहीं। तुम भी बिल्कुल विकी की तरह ही होते जा रहे हो। वो भी अंकिता के साथ ऐसे ही करता है। मैंने कभी तुम्हें नौकरों की तरह ट्रीट नहीं किया कीर्ति। तुम्हारी हर बात में तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन अब पानी सर के ऊपर जा रहा है। बिग बॉस देख देख कर तुम भी किसी बिग बॉस कंटेस्टेंट की तरह ही बर्ताव करने लगी हो। हाँ, करने लगी हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे वैसा ही ट्रीट कर रहे हो। मैं किसी का भी सुन के नहीं लेने वाली, सबका उल्टा जवाब दूंगी। तुम्हारा बर्ताव देखकर कोई भी यही कहेगा कि गलती तुम्हारी ही है। कीर्ति, कोई तुम्हें सुनाने वाला नहीं है यहाँ पर। तुम ही माँ और मुझ पर आवाज चलाने लगी हो, छोटी छोटी बातों पर झगड़े करने लगी हो। फिर गौतम अपना काम खुद करता है और गुस्सा होकर ऑफिस चला जाता है, लेकिन कीर्ति को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो हॉल में जाकर आराम से स्नैक्स खाते हुए बिग बॉस देखने लगती है। ये चिंटू समझ भी ना बहुत फनी है। अब भी मजा आएगा जब औरी की घर में एंट्री होगी।
बेशर्मी की भी हद होती है बहू। मेरा बेटा बिना टिफिन के ऑफिस गया है और तू यहाँ खीखी करते हुए घटिया शो देख रही है। अरे ओ बुढ़िया, ज्यादा बोलो मत। अगर आपको अपने सपूत की इतनी ही पड़ी थी तो आपने क्यों नहीं बना कर दिया उसे। अब ज्यादा भाषण मत दो मुझे और चलती बनो यहाँ से। मेरे पास आप जैसे बेवकूफ लोगों से बात करने का फालतू समय बिल्कुल भी नहीं है। छी, क्या थी और क्या हो चुकी है तू बिग बॉस देख देख कर। अरे शुक्र मना कि हम लोग तुझे यहाँ आसरा दे रहे हैं, वरना अभी तक तो मेरी जगह कोई और सास होती तो कब का तुझे निकाल चुकी होती घर के बाहर। अरे जाओ जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग मुझे निकाल भी दोगे तो मैं खुद का खुद देख सकती हूँ। आप अपना देखो और ज्यादा इतराओ मत, वरना मैं कुछ ऐसा कर दूंगी जिसके चलते आपको ही ये घर छोड़कर जाना पड़े। तेरे तो मुंह लगना ही बेकार है। तू तो अपने मुंह से जहर के अलावा कुछ और उगल ही नहीं सकती। एक दिन कीर्ति की ननंद पायल कुछ दिनों के लिए अपने मायके रहने आती है। अरे फिर से आ गई तुम? अभी कुछ महीनों पहले ही आई थी ना तुम। अरे कितनी बेशर्म हो तुम, जो बार बार मुंह उठाकर अपने मायके चली आती हो। भाभी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? कीर्ति बहू, भूलो मत, तुम इस घर की बहू हो और पायल इस घर की बेटी। तुमसे पहले ये इसका घर है और ये जब चाहे आ जा सकती है। तुम कोई नहीं होती इसे कुछ कहने वाली। कोई नहीं क्या कोई नहीं? अरे मैं इस घर की बहू हूँ और जितना हक इसका इस घर पर है उससे ज्यादा हक मेरा है, क्योंकि अब ये शादी के बाद पराई हो चुकी है। तो आप मुझे मत सिखाओ, वरना मैं आप दोनों का बैंड बजा दूंगी। इतना कहकर कीर्ति बिग बॉस देखने चली जाती है। बिग बॉस देखकर ये लड़की एकदम बुरी बनती जा रही है। लड़ाई झगड़े किए बिना उसके पेट में खाना भी हजम नहीं होता। तू उसकी बातों का बुरा मत मान बेटा। लेकिन पायल के आने के बाद कीर्ति पायल से लड़ाइयाँ करने लगती है और बात बात पर उसे कुछ भी बोलती रहती है। एक दिन, भाभी आज मुझे चीज केक खाने का बहुत मन कर रहा है, आप प्लीज मेरे लिए बना दोगी क्या? मैं जानती हूँ आपने शादी के पहले भैया के लिए बनाया था। अभी मैं बिग बॉस देख रही हूँ। आज सलमान खान का वीकेंड का वार का एपिसोड है और तुमने क्या मुझे अपनी पर्सनल नौकरानी समझ के रखा है क्या? अगर मन है तो खुद बना लो या बाहर से ऑर्डर कर लो, लेकिन बार बार अपनी ये सड़ी हुई शक्ल लेकर मेरे पास मत आया करो। नॉनसेंस, हटो अब। पायल को कीर्ति की बात का बहुत बुरा लगता है और वो उदास होकर अपने ससुराल चली जाती है। ये देख रुक्मिणी और गौतम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। इसकी वजह से ही मेरी पायल उदास होकर फिर से ससुराल चली गई। अरे बना देती उसके लिए चीज केक। कौन सा 56 भोग बनाने के लिए बोला था उसने? कीर्ति, अपनी इन हरकतों को सुधारो। तुम दिन ब दिन बहुत बिगड़ती जा रही हो, वरना ना चाहते हुए भी मुझे वो करना होगा जिसका अंजाम तुम्हारे लिए बुरा होगा। ये फालतू की धमकियां किसी और को जाकर दो, मुझे नहीं, समझे तुम? और गई तो गई, मेरे लिए तो उसके चीज केक से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बिग बॉस का एपिसोड है। कीर्ति को किसी की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। घर में ही नहीं बल्कि वो मोहल्ले में भी बहुत झगड़े करने लगती है। और ऐसे ही एक दिन पानी भरते समय वो लाइन के बीच में ही घुस जाती है। ए कीर्ति, तू लाइन के बीच में आई है, हमारा नंबर है अब, जा पीछे खड़ी रहे, समझी ना? अरे चुड़ैलो, ये तुम्हारे बाप का नल है क्या? हर किसी को नल का पानी लेने का हक है और मैं वही कर रही हूँ। हाँ, घुसी में लाइन के बीच में, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। इसका आजकल तो कुछ ज्यादा ही मुंह चलने लगा है। एक वक्त था जब ये सिर्फ मीठी बातें किया करती थी, लेकिन आज देखो उसकी जबान पर लौंगी मिर्ची है। छी,
जंगली बिल्ली की तरह बस झगड़ती रहती है। कीर्ति के झगड़ों के कारण मोहल्ले वाले को बहुत परेशानी होती है और वो सब एक साथ मिलकर मकान मालिक को कंप्लेन करते हैं और मकान मालिक गुस्सा होकर रुक्मिणी और गौतम के पास आता है। कीर्ति के कारण मोहल्ले में काफी दिक्कत हो रही है। ये बहुत झगड़े करती है और सबसे बदतमीजी से पेश आती है। अगर इसकी ये हरकत बंद नहीं हुई तो आप लोगों को ये मकान खाली करके जाना होगा। ये मेरी आखिरी चेतावनी है। हमें माफ कर दीजिए साहब। आज के बाद आपको और मोहल्ले वालों को शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। इसका वादा मैं करता हूँ आपसे। जब कीर्ति ये सब देखती है तब उसे काफी डर लगता है और साथ ही उसे उसकी गलतियों का एहसास भी हो जाता है। मुझे माफ कर दो माँ जी, मुझे माफ कर दो गौतम। मेरे कारण ये सब हुआ और मकान मालिक आकर चेतावनी देकर गए। शायद आप दोनों सही हो। ये सब बिग बॉस देखकर ही हुआ है, लेकिन मैं आप दोनों को वचन देती हूँ कि आज के बाद मैं कभी बिग बॉस नहीं देखूंगी और सबसे प्यार से पेश आऊंगी। चलो, देर आए दुरुस्त आए। तेरी अक्ल तो ठिकाने आई। फिर कीर्ति अपनी ननंद और मोहल्ले वालों से माफी मांगती है और बिग बॉस देखना बंद कर देती है और सबके साथ अच्छे से पेश आती है।